हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्ट्रेट लाइन के सारे रिजल्ट्स को। यानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्ट्रेट लाइन से जुड़े जितने भी फॉर्मूला है वो कौन कौन है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है। देखो स्ट्रेट लाइन में क्या है कि छोटा छोटा करके बहुत सारा रिजल्ट्स दिया हुआ है, तो आप उन सारे रिजल्ट्स को याद रखो ताकि इससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है उसको बनाने में काफ़ी हेल्प हो। और देखो फॉर्मूला कैसे याद होता है, फॉर्मूला याद अगर करना है किसी भी चैप्टर का तो कहानी की तरफ पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। जैसे बहुत सारा बच्चों का आदत होता है कि फॉर्मूला उसको निकाला, उसको याद कर रहा है, उसको याद कर रहा है, नहीं तो उसको लिख के दीवार पे साट दिया, किचन में साट दिया, हर जगह साट दिया। फॉर्मूला साटने से याद नहीं होगा। फॉर्मूला जो है दो तरीकों से याद होता है। पहला, जितना बार आप उसको लिखते हो लिखिए, जितना बार आप लिखोगे उतना बार दिमाग जो है इम्प्रूव करता जाएगा, फॉर्मूला के प्रति कॉन्शियस होता जाएगा। और पहला तरीका ये है। और दूसरा बार, जितना बार आपने पहला बार लिखा उसी का दुगना बार लिखिए। मतलब कि 100 बात की एक बात है कि नंबर ऑफ टाइम्स आप जितना मतलब लिखोगे, लिखने के प्रति फॉर्मूला लिख लिख के याद होता है। और दूसरा एक और तरीके से याद हो सकता है, कोई भी टॉपिक है उसका क्वेश्चन आप अगर बनाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप एक टॉपिक पे बनाते हो तो उस टॉपिक का फॉर्मूला का जब यूज आएगा तो बार बार पलट के जब फॉर्मूला देखेंगे आप तो खुद में आपको थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होगा कि अरे यार एक ही फॉर्मूला बार बार हमको देखना पड़ रहा है। तो इस तरीके से भी आप फॉर्मूला की तरफ जाओगे कि नहीं, चलते हैं इसको पहले याद कर लेते हैं। तो या तो आप बार बार उसी को लिखिए या तो आप उस टॉपिक पे ढेर सारा क्वेश्चन को बनाइए, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का। हम जितना भी इस वीडियो का जो हमारा मेन उद्देश्य है स्ट्रेट लाइन के रिजल्ट्स को याद करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला रिजल्ट हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन पे। देखो पहला रिजल्ट जो है वो है स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन को लेकर के। डायरेक्शन यानी अगर हम कोई भी लाइन खींचते हैं, जैसे मान लो कि हमने ये एक लाइन खींचा, एक ये लाइन खींचा, अब ये दोनों लाइन जो है डिफरेंट डायरेक्शन में है। कोई और लाइन हमने खींचा जो इसके क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहला जो बात हम करेंगे फॉर्मूला में वो है डायरेक्शन को लेकर के। तो स्ट्रेट लाइन का जो डायरेक्शन है वो कौन तय करता है, वो तय करता है इसका स्लोप। स्लोप के माध्यम से हमको पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन किस प्रकार से खींचा जाएगा, ठीक है ना। तो पहला रिजल्ट जो है वो है आपका स्लोप को लेकर के। तो चलिए जानते हैं स्लोप को लेकर के पहला रिजल्ट। देखिए स्लोप में सबसे पहला बात आपको याद रखना है, किसी भी लाइन का स्लोप जो है उसके इंक्लाइनेशन को बतलाएगा। स्लोप से आप उस लाइन का इंक्लाइनेशन तक पहुंच सकते हो। इंक्लाइनेशन का मतलब कितने डिग्री के साथ वो एक्स एक्सिस से झुका हुआ है, ठीक है ना। तो स्लोप का पहला फॉर्मूला याद रखना है tan थीटा। tan थीटा से हम स्लोप निकालेंगे। अब मान लो किसी लाइन ने जो है, अब थीटा अगर यहाँ से पूछेंगे क्या है तो बोलेंगे एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन यानी इधर से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए जितना एंगल बन रहा है उसी एंगल में tan लगाकर हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो पहला फॉर्मूला स्लोप से हम बात करेंगे तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा। अब जैसे हमने बोला एक लाइन है उसका स्लोप -1 है, इसका मतलब क्या हुआ, तो बोलेंगे कि स्लोप -1 है, इसका मतलब tan थीटा -1 है। tan कितना का मान -1 होता है, तो 135 डिग्री का। तो वो लाइन जो है 135 डिग्री के साथ इंक्लाइंड है, यानी वो लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ इस डायरेक्शन में घूम के 135 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो सोचो ये अभी 0 पे है, घूम के यहाँ तक जाएगा 90 डिग्री होगा, तो 135 और इधर करके बनेगा, तो कुछ ऐसा लाइन हो सकता है। तो इस प्रकार से जिसका भी स्लोप -1 है वो लाइन कुछ ऐसा आपको नजर आने वाला है। तो स्लोप का पहला फॉर्मूला हम जान गए, वो है आपका tan थीटा। तो देखिए स्लोप और कैसे कैसे निकाला जाता है। तो पहला फॉर्मूला tan थीटा। जब हमको थीटा मालूम नहीं रहेगा, दो पॉइंट्स मालूम रहेगा, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी किसी लाइन का
आपको 2 पॉइंट्स पता चल जाए जिससे वो लाइन पास कर रहा है, तो 2 पॉइंट्स मालूम रहेगा, तो हम कैसे निकालेंगे? चेंज इन वाई बटा चेंज इन एक्स, यानी डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स का ही दूसरा नाम क्या है? स्लोप है, या बोल सकते हो स्लोप का दूसरा नाम ही डी वाई बाई डी एक्स है। तो कैलकुलस में जब आप पढ़ोगे तो किसी भी कर्व को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, उसके इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालते हो, तो उस कर्व के हर पॉइंट पे कैसा स्ट्रेट लाइन, कैसा टेंजेंट खींचा जाएगा, उस टेंजेंट का जानकारी वो डेरिवेटिव देता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्लोप जो है वो चेंज इन वाई बटा चेंज इन एक्स के द्वारा निकाला जाएगा। तो चलिए, पहला फॉर्मूला क्या याद रखना है? tan थीटा। दूसरा याद रखना है डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा, इस चीज को ऐसे भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए, जैसे मान लो y बराबर साइन एक्स है, तो साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन निकालोगे, ये है साइन एक्स का ग्राफ। अब देखो, साइन को डिफरेंशिएट कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस। अब ये जो आया ना, ये है डी वाई बाई डी एक्स, और अभी हम पढ़े हैं चेंज इन वाई बटा चेंज इन एक्स स्लोप की बात करता है, तो ये कॉस एक्स जो है स्लोप बतला रहा है। अब पूछेंगे किसका स्लोप बतलाएगा? तो स्लोप तो लाइन का होगा ना। तो ये जो कॉस एक्स है वो साइन के ग्राफ पे हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा उस टेंजेंट का स्लोप बताएगा, यानी कि इस कॉस एक्स में हर वो टेंजेंट का स्लोप छुपा है जो साइन एक्स के ग्राफ पे खींचा जाएगा। सपोज करो, मान लो पाई बाई 2 यहाँ पे एक नंबर है। अब सोचो, पाई बाई 2 के सामने टेंजेंट खींचोगे तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यही पाई बाई 2 जरा तुम यहाँ पे रख के देखो तो कॉस एक्स में, तो कॉस 90 का मान 0 हो जाता है। तो देखो, पाई बाई 2 पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? 0। और हमने पढ़ा है कि डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप, तो यानी पाई बाई 2 पे जो स्लोप आया वो 0 आ गया। 0 का मतलब हो गया वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो सही बात है कि नहीं? पाई बाई 2 के सामने जो टेंजेंट आप खींचे हैं दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे जस्टिफाई हो गया कि डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स ही स्लोप है। तो स्लोप से रिलेटेड हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन सा फॉर्मूला हमको याद रखना है स्लोप में? सबसे पहला हमने पढ़ा tan थीटा, दूसरा फॉर्मूला है स्लोप का y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यानी कि चेंज इन y बटा चेंज इन x। तीसरा देखिए, जैसे कोई भी लाइन हम पढ़ रहे हैं तो लाइन का इक्वेशन हमेशा लीनियर फॉर्म में होता है। तो अगर लाइन का हमको इक्वेशन दे दिया जाए, किसी लाइन का अगर हमको इक्वेशन मालूम रहेगा, तो इक्वेशन से भी हम क्या कर सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं, है ना। तो इक्वेशन ऐसा रहेगा, तो इसके द्वारा स्लोप आ जाएगा माइनस ए बटा बी, यानी कि माइनस एक्स का कोफिशियंट बटा वाई का कोफिशियंट। ये 3 फॉर्मूला स्पेशली है किसके लिए? स्लोप के लिए, ठीक ना। स्लोप से जुड़ा हुआ और क्या क्या बात याद रखना है? तो जैसे मान लो अगर हमने लिखा 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, तो लाइन का इक्वेशन दे दिया, तो इस फॉर्मूला से इसका स्लोप निकालिए। माइनस ए बटा बी, ए का मतलब 2, बी का मतलब -1, तो यानी इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 रिजल्ट स्लोप से जुड़ा गया। अगला रिजल्ट देखिए स्लोप से ही जुड़ा हुआ, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस का स्लोप क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसलिए एक्स एक्सिस का स्लोप 0। वाई एक्सिस का अगर स्लोप पूछा जाएगा तो देखो, वाई एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और tan 90 डिग्री अपरिभाषित, अनडिफाइंड होता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि अनडिफाइंड और इन्फिनिटी एक है। नहीं, देखो बाबू, इन्फिनिटी जो होता है वो कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी बढ़ते हुए अमाउंट को दर्शाने का एक सिंबल है ना। जैसे मान लो कोई रिजल्ट अभी 10 है,
थोड़ा देर बाद अगला नंबर के लिए वो 100 हो रहा है, फिर वो 1000 हो रहा है, फिर लाख हो रहा है, ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो रिजल्ट इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। मतलब उसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, वो बदलते हुए आंसर आ रहा है और बढ़ते क्रम में आंसर आ रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये 90 डिग्री कितना होगा, तो tan 90 डिग्री खास अगर पूछा जाएगा तो बोलेंगे अपरिभाषित, अनडिफाइंड, tan 90 का कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है ना। तो y एक्सिस का स्लोप क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। अब अगला देखते हैं पांचवा रिजल्ट, स्लोप से रिजल्ट रिलेटेड रिजल्ट। पांचवा रिजल्ट क्या है, देखो दो लाइन अगर पैरेलल नजर आया, L1 और L2 दो लाइन है और आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल लाइन में स्लोप जो होता है वो इक्वल होता है। दो लाइन अगर आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो स्लोप क्या करना, इक्वल है। सही बात है, पैरेलल होगा तब ना, एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रहा है वही एंगल ये भी होगा, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, तो स्लोप जाहिर सी बात है इक्वल होगा, ठीक है। छठा रिजल्ट याद रखना है, दो लाइन है अगर वो आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। इस बात को याद कर लो, पैरेलल में स्लोप बराबर, परपेंडिकुलर में स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से अगर हमको एक का स्लोप निकालना होगा परपेंडिकुलर वाले में, तो क्या करेंगे, एक को हम रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देंगे। यानी कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है और उसमें से एक का स्लोप आपको पता है, तो दूसरे का स्लोप कैसे निकालोगे, रेसिप्रोकल करके माइनस लगा दोगे। तो चलो ये हो गया स्लोप पे बात। अब जैसे स्लोप पे हम आधारित क्वेश्चन कुछ पूछ लें जरा। जैसे अगर हमने लिखा एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन मान लीजिए ये है, अगर आपसे पूछे ये दो लाइन क्या आपस में पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या न पैरेलल है न परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्टिंग लाइन है किसी भी एंगल पे, कैसा है, आपसे पूछा जाएगा। तो याद क्या रखना है, जब दो लाइन का इक्वेशन हमको दिया है तो दोनों इक्वेशन से हम स्लोप निकाल लेंगे। तो पहला का स्लोप क्या हो जाएगा, -a/b। ए का काम कौन करेगा, 2, बी का काम -1 यानी 2 हो गया। m2 जो है ये भी -a/b यानी 1, बी का काम 2। अब देखो m1 और m2 बराबर होता तो पैरेलल होता, ये दोनों बराबर तो नहीं है, तो फिर अब दोनों का प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे कहीं -1 तो नहीं आ रहा है, तो बस इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, पता चला गुना करने पे -1 आ गया है, यानी ये दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आया, इसीलिए ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये आपका स्लोप पे आधारित 5-6 रिजल्ट था, याद रखना है, ठीक है। अब हम अगले स्लोप पे ही अगले रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब है जैसे दो लाइन होगा L1 और L2, ये दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा, दो तरह का एंगल बनेगा, है ना। एक मान लीजिए ये थीटा है तो दूसरा 180 में से घटा के निकालेंगे। तो अगर आपको दो लाइन पता हो, दोनों के स्लोप की जानकारी हो, तो आप दोनों लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हो। एंगल बिटवीन L1 एंड L2 मालूम कर सकते हो किस फॉर्मूला से, तो देखो tan थीटा बराबर मॉड m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। ये हो गया आपका दो लाइंस के बीच अगर आपको एंगल बताना है तो किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, tan थीटा बराबर मॉड m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। मॉड का मतलब ये प्लस में आए, और प्लस में आने का मतलब है कि थीटा जो है आपका वो एक्यूट एंगल है, छोटा वाला एंगल है, क्योंकि 90 से छोटा में tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक एंगल आपको 90 से छोटा वाला पता चल जाएगा, तो दूसरा एंगल आप 180 में से माइनस करके निकाल सकते हो। तो स्लोप का यूज हम दो लाइन के बीच एंगल निकालने में भी करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद का जो अगला रिजल्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना है, देखिए जैसे मान लो दो लाइन है L1 और मान लीजिए L2, इन दोनों के बीच हमको कितना एंगल बन रहा है वो हमको पता है,
ठीक है, इस दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है वो आप जान रहे हो, ठीक है। तो मान लीजिए L1 L2 के बीच थीटा एंगल बन रहा है, L1 का स्लोप है M1, इस लाइन का स्लोप है M2। तो दो लाइन के बीच अगर आपको थीटा पता है, दो लाइन में से एक का स्लोप पता है, दूसरा का स्लोप मालूम नहीं है, तो जब दो लाइन के बीच एंगल मालूम हो, एक का स्लोप पता हो, तो दूसरे का स्लोप आप आराम से निकाल सकते हो M1 प्लस माइनस tan थीटा बटा 1 माइनस प्लस M1 tan थीटा। देखो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। किस बात का रिजल्ट है? दो लाइन के बीच एंगल पता हो, एक का स्लोप मालूम हो, दूसरे का स्लोप आपको मालूम करना रहे, तो M2 निकालने का ये फॉर्मूला है M1 प्लस माइनस tan थीटा 1 माइनस, अब देखो यहाँ प्लस लेके चलोगे ना तो नीचे माइनस ले लेना, और ऊपर में माइनस लेके चलोगे तो नीचे में प्लस ले लेना। सिंपल है, यूज करोगे तो आ ही जाएगा। तो ये था आपका स्लोप पे आधारित 7 रिजल्ट, सातों रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारा रिजल्ट था स्लोप को लेकर के। अब हम बात करते हैं अगला रिजल्ट इक्वेशन को लेकर के, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो लाइन का इक्वेशन, देखो बहुत सारा रिजल्ट है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं। अब तुम 11th 12th में पढ़ो, 12th में जाओगे तो और भी बहुत सारा रिजल्ट है कैलकुलस में, तो कोऑर्डिनेट तो 11th का इम्पोर्टेंट है, 12th में जाओ कैलकुलस इम्पोर्टेंट है, 3D में भी तुमको कुछ कुछ काम आएगा ये। तो फॉर्मूला तो भाई याद करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अगर बेहतर रिजल्ट लाना है, बेहतर परफॉर्मेंस करना है, तो सबसे पहला काम फॉर्मूला से खिलवाड़ नहीं, फॉर्मूला आपको पूरी तरह याद होना चाहिए। जैसे फिल्म का गाना किसी का याद हो जाता है तुरंत में, उसी तरह चैप्टर का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, है ना। तो बात करते हैं अब इक्वेशन ऑफ लाइन की। देखिए लाइन का इक्वेशन लिखने पे क्या क्या बात हमको याद रखना है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन का मतलब होता है एक्स वाई में एक लीनियर रिलेशन, एक्स और वाई का एक लीनियर रिलेशन तैयार करना जो उस लाइन पे आने वाला हर पॉइंट के द्वारा सेटिस्फाइड होगा। जैसे एक लाइन है, हम इसके लिए कोई भी इक्वेशन लिखेंगे तो एक्स और वाई का एक लीनियर रिलेशन तैयार करेंगे, ठीक ना। लीनियर होना चाहिए, यानी एक्स और वाई का पावर 1 1 होना चाहिए। और इसका खासियत यह है कि ये जिस लाइन का इक्वेशन है, उस लाइन के रास्ते में आने वाला जितना पॉइंट है उस सब इसको सेटिस्फाइड करेगा। मान लो इस लाइन के रास्ते में एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा, और ये इक्वेशन इस लाइन का है, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाइड करेगा। मतलब एक्स के जगह अल्फा, वाई के जगह बीटा आप रख सकते हो, ए अल्फा बी बीटा प्लस सी बराबर 0। ये इक्वेशन का खासियत है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन विल बी सेटिस्फाइड बाय ईच एंड एवरी पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला इक्वेशन से रिलेटेड बात याद रखना है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। बहुत छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट बात, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0। दूसरा, अब देखो एक्स एक्सिस पे हम जानते हैं कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लिखते हो तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है, इसीलिए उसी को इक्वेशन में हमने इस्तेमाल कर लिया। तो अब बताओ y एक्सिस का इक्वेशन पूछेगा तो क्या बोलेंगे? x बराबर 0 बोल देंगे, है कि नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो सिंपल सा बात है, एक्स एक्सिस के कोई भी लाइन अगर पैरेलल है तो सिंपल सा बात याद रखो, एक्स एक्सिस रहता तो इक्वेशन तुम y बराबर 0 लिखे, एक्स एक्सिस रहेगा तो उसका इक्वेशन तुमने क्या लिखा? y बराबर 0। तो एक्स एक्सिस ना हो करके एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो इक्वेशन अब हम y बराबर 0 के बजाय कांस्टेंट मतलब y बराबर k लिखेंगे, ठीक ना। यानी कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, उस लाइन के ऊपर
जितना भी बिंदु होगा, पॉइंट होगा, उस सब का y कोऑर्डिनेट एक बराबर होगा, फिक्स होगा, स्थिर होगा। तो इस बात को याद कर लेना है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई भी लाइन है ना, तो उसका y कोऑर्डिनेट एक जैसा होता है, इसलिए y बराबर k। एग्जाम्पल समझो, जैसे अगर हमने बोला कि एक लाइन का इक्वेशन लिखिए, है ना, इक्वेशन लिखिए एक लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू, पास कर रहा है किससे, पासिंग थ्रू 3, -2। अब देखो ये लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और वो लाइन किससे पास कर रहा है, -2 से। तो हमको 3 - 2 से हमने पढ़ा, अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या स्थिर हो जाएगा, वाई, है ना, अल्टरनेट याद रखो, एक्स के पैरेलल है तो वाई स्थिर होगा। तो अगर हमको किसी एक पॉइंट का वाई मालूम चल जाए तो वही वाई सारे पॉइंट का होगा। तो देखो इस लाइन का जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, उसका एक पॉइंट हमको पता चल गया, इसका वाई कोऑर्डिनेट हमको दिख गया -2, तो y बराबर -2 यानी y + 2 = 0 इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा, याद कर लेना है। एक्स एक्सिस के पैरेलल में y बराबर k हो जाता है, ठीक है। अगर y एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस, तो x बराबर k हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसी में आपको ऐसे भी सवाल दे सकता है, बोलेगा ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, या पैरेलल टू x एक्सिस बिलो 5 यूनिट्स फ्रॉम ऑरिजिन, यानी कि ऑरिजिन से 5 यूनिट नीचे है, अब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो सोच के देखो, ऑरिजिन से 5 यूनिट नीचे है, एक्स के पैरेलल है, तो यानी ये जो रिजल्ट है, इस पे जो पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट -5 हो जाएगा। तो इसलिए आंसर इक्वेशन क्या लिखेंगे, y बराबर -5। तो ये है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते, इक्वेशन निकालने का जो फॉर्मूला सब है वही अब मेन है फॉर्मूला, अब उसको याद करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म का मतलब हो गया, किसी लाइन का अगर हमको इक्वेशन लिखना है तो दो जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना, एक स्लोप और एक पॉइंट। स्लोप से तय हो जाएगा डायरेक्शन। अब मान लो अगर हमने बोला स्लोप 1 है, तो इसका मतलब थीटा 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री वाला एक लाइन एक ही थोड़े ना होगा, हजारों लाइन ऐसा होगा जो 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ दिखेगा। तो अगर हमको एक पॉइंट फिक्स कर दिया जाए तो हम अब उस पॉइंट से गुजरने वाला एक ही लाइन हम लिखना था वो लिख लेंगे। तो कहने का मतलब, अगर हमको केवल स्लोप दे देगा तो उस स्लोप के आधार पे हजारों लाइन होगा, लेकिन अगर स्लोप के साथ हमको पॉइंट दे दे तब हम एक लाइन फिक्स कर पाएंगे और इक्वेशन उसका हम बना पाएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है स्लोप पॉइंट फॉर्म। देखिए ये क्या है, स्लोप और पॉइंट मालूम होना चाहिए। y - y1 = mx - x1, इसको याद रखना है, ठीक है। y - y1 = mx - x1। x1 y1 के जगह पॉइंट रखना, m के जगह स्लोप रखना, x y के जगह कुछ नहीं रखना, क्योंकि x y में वो सारा पॉइंट छुपा है जो उस लाइन के रास्ते में आ रहा है, ठीक है। चलिए, ये था स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगला है आपका 2 पॉइंट्स फॉर्म। मतलब किसी लाइन के ऊपर अगर हमको 2 पॉइंट्स पता चल जाए तो हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। 2 पॉइंट मालूम हो तो उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, y - y1 बटा y2 - y1, x - x1 बटा x2 - x1। इसको आप याद कर लीजिए। ये है किसी लाइन का इक्वेशन लिखना, कब, जब आपको
उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स मालूम चल जाए। तो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसी में देखो ना m के जगह y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 नजर आ रहा है। तो ये दोनों एक ही है, बस स्लोप निकालने का अंतर है। तो ये है आपका 2 पॉइंट पता रहे तब एक आपका वो हो गया। तीसरा रिजल्ट देखते हैं। तीसरा रिजल्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है समझिए। देखिए कोई भी लाइन कितना डिस्टेंस पे एक्स और वाई एक्सिस को मिल रहा है, ठीक ना। जैसे ये लाइन हम बनाए, तो अब ये जो है आपका, ये जो है वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। कितना दूरी पे एक्स एक्सिस को मिला वो एक्स इंटरसेप्ट है। ये आपका वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। अगर हमको दोनों इंटरसेप्ट पता है, एक्स इंटरसेप्ट पता है, वाई इंटरसेप्ट पता है, दोनों इंटरसेप्ट मालूम रहेगा, तो हम उसका इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। दोनों इंटरसेप्ट पता है तो x के नीचे x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। ए बी यहाँ कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला जो बार बार आता है, जिसको हम बोलते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी। बहुत सारे बच्चे क्या है कि इसका फॉर्मूला याद तो करते हैं, लेकिन इसके बारे में अगर पूछ दिया जाए सी क्या है तो बता नहीं पाते हैं। y बराबर एम एक्स प्लस सी में सी क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए कोई भी लाइन जो है, मान लो स्लोप हमको उसका जानकारी है, तो ये जो y एक्सिस पे जो डिस्टेंस बना रहा है, इस डिस्टेंस को y इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो यही जो है वो c है। तो c अगर कोई पूछेगा तो बोलेंगे ये y इंटरसेप्ट है। तो इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हमको स्लोप पता हो और दो में से कोई एक स्लोप पता हो, x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट। ठीक है ना, y इंटरसेप्ट हमको c दिया हुआ है, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हमको मान लो कि हमको स्लोप दे दिया और ये जो है आपका y इंटरसेप्ट ना दे करके x इंटरसेप्ट दे दिया, x इंटरसेप्ट हमको दे दिया है d और स्लोप हमको दे दिया है मान लो m। इसका इक्वेशन लिखना है तो सिंपल एक लाइन में लिख सकते हैं y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी। क्योंकि हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा कि हमको स्लोप ऑफ पॉइंट पता चले तो हम इस फॉर्मूला से इक्वेशन निकालते हैं। y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, इसके आधार पे हम फॉर्मूला सेट करके इक्वेशन निकालते हैं। तो ये सोचो स्लोप हमको पता है x1 y1 पॉइंट है, ये बताओ x इंटरसेप्ट पता है तो पॉइंट d कॉमा 0 हो जाएगा। 0 y1 के जगह रखोगे तो सिर्फ यहाँ y बचेगा, x1 के जगह d रखोगे तो x माइनस डी आ जाएगा। तो ये है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और उसका स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो ये पॉइंट और स्लोप के माध्यम से इक्वेशन हमको लिखने के लिए ये सारा रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इक्वेशन निकालने में और भी रिजल्ट काम आएगा, है ना। वो बढ़ते हैं अगले फॉर्म की तरफ। देखिए अगला फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। ये भी बहुत काम आता है। देखो नॉर्मल फॉर्म, अब देखो जो भी मान लो विद्यार्थी हैं, अब उनका मान लीजिए एग्जाम का समय तो क्या है, नज़दीक आ गया है। कोई भी मान लीजिए 11th में है चाहे 12th में है, तो एग्जाम का समय क्या है, नज़दीक आ गया है। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, अपने तैयारी को 2 गुना 3 गुना बढ़ा देना चाहिए, है ना। मतलब जितना भी आप पढ़ रहे थे अब से पहले, उसका लेवल अब बढ़ाइए। कम से कम 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा पढ़ना पर डे अनिवार्य है। अब आप इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप घूमने चले जाओगे, मैच खेल लोगे, मैच देख लोगे, है ना।
बर्थडे बार बार अटेंड करोगे, ये सब की गुंजाइश क्या है, अब कम गई है अब, क्योंकि आपके पास समय कम है। खूब सारा मेहनत करिए। डेली रूटीन में 6 घंटा इन्वॉल्व होना चाहिए मिनिमम, और जिस दिन आपको टाइम मिले उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप पढ़ सकते हो पढ़िए, अगर कुछ बेहतर करना है तो। खासकर जो बोर्ड एग्ज़ाम में जाने वाला है या जेई मेन का एग्ज़ाम जिसको देना है, क्योंकि एक नंबर जो है ना वो आपका रैंक डिसाइड करेगा। एक नंबर में आप कितने हजारों रैंक पीछे जा सकते हैं, तो इसीलिए खूब सारा मेहनत करिए, है कि नहीं। तो चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे थे, तो देखते हैं नॉर्मल फॉर्म क्या है। देखो, जैसे कोई भी लाइन है, जैसे ये लाइन है, ठीक है। अब हमने इस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नॉर्मल फॉर्म में इस लाइन का कोई मतलब नहीं होता है। ओरिजिन से हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस परपेंडिकुलर का लेंथ हमको पता है p, और इस परपेंडिकुलर ने कितना एंगल x एक्सिस के साथ बनाया वो एंगल भी हमको मालूम है। तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है लाइन का कोई लेना देना नहीं है। जिस लाइन पे हम परपेंडिकुलर ओरिजिन से खींचे हैं उस परपेंडिकुलर का हमको लेंथ पता है, उस परपेंडिकुलर जो है ना वो नॉर्मल जो है कितना एंगल बनाए x के साथ वो एंगल पता है। तो ये दो इंफॉर्मेशन के आधार पे आप इस लाइन L का इक्वेशन लिख सकते हो। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, ये है आपका नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मतलब हो गया कि अगर आपको किसी लाइन के ऊपर लेंथ पता है परपेंडिकुलर का और उस नॉर्मल ने कितना एंगल बनाया वो एंगल भी आपको ज्ञात हो, तो अगर इतना दो इंफॉर्मेशन मालूम चल जाए तो आप उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है नॉर्मल फॉर्म। उदाहरण इस पे हम दे देते हैं, जैसे मान लो अल्फा अगर दे दिया 225 डिग्री, और मान लीजिए लेंथ जो है परपेंडिकुलर का वो दे दिया 3, तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, x cos अल्फा यानी x cos 225 y sin 225 बराबर p यानी 3 लिखोगे। तो ये अब आप cos 225 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो -1/√2, साइन भी थर्ड में आएगा तो -1/√2 बराबर 3। इसी को आप सॉल्व कर लो, 3√2 आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो ये है आपका नॉर्मल फॉर्म। तो ये था इक्वेशन निकालने को लेकर के। अब देखिए एक चीज और इसमें ध्यान देना है, कई बार हमको रेड्यूस करने पे आ जाएगा, मतलब इक्वेशन दिया रहेगा और उसको रेड्यूस करने के लिए कहा जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में बदलिए। तो जैसे मान लो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लिखें, x प्लस वाई माइनस प्लस 2 बराबर 0, बोला जाएगा कि इसका नॉर्मल फॉर्म क्या होगा। नॉर्मल फॉर्म आप लिखो, तो देखो नॉर्मल फॉर्म का पहचान क्या है। सबसे पहला पहचान देखिए, जब आप फॉर्मूला लिखे यहाँ पे तो आप देख सकते हो एक जगह कॉस एक जगह आपका साइन है, तो एक्स और वाई का ऐसा कोफिशिएंट है जिसको स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो नॉर्मल फॉर्म का यही पहचान है कि एक्स और वाई के बगल का कोफिशिएंट अगर स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 आ रहा है तो वो नॉर्मल फॉर्म है। तो अगर हम आपसे पूछे बताओ क्या ये नॉर्मल फॉर्म है, तो बोलेंगे देखते हैं, एक्स वाई के बगल में 1 1 है, स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे 1 स्क्वायर 1, तो ये तो 2 आ रहा है, ये तो 1 नहीं आ रहा है। तो यानी ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, तो नॉर्मल फॉर्म में एक और लेंथ इस्तेमाल होता है p जो लेंथ है वो हमेशा, चूंकि ये लेंथ है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में बदलना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर है ना, मतलब जो लेंथ है वो पॉजिटिव रखेंगे, भले बाकी को हमको उधर भेजना पड़े, इसको हम पॉजिटिव रखेंगे। तो इसको उधर भेजेंगे तो -x माइनस वाई बराबर 2। अब देखो नॉर्मल फॉर्म लाने के लिए हम जान रहे हैं कॉस और साइन की आवश्यकता पड़ेगी। कॉस होता है p/h
बी बाई एच साइन होता है पी बाई एच, यानी कि हमको एच हाइपोटेनस का हमको जरूरत पड़ेगा। तो बी बाई एच और पी बाई एच दोनों के लिए हमको एच चाहिए। तो यहाँ से अगर आप इस इक्वेशन के पास जा करके एच निकाल लेना, हाइपोटेनस निकाल लेना, इसको बी और पी मान के, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1, इसका भी स्क्वायर करोगे 1, यानी √2। √2 से अब दोनों ओर आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है। √2 से आपको दोनों ओर भाग कर देना है। अब बस अब ये देखना है कि ये जो हो गया वो कॉस अल्फा का काम करेगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक्स कॉस अल्फा, और ये जो है आपका साइन अल्फा का काम करेगा। अब सोचो कॉस अल्फा, कॉस कितना का मान 1/√2 होता है, तो 45 तो जानते हैं, लेकिन ये निगेटिव है। तो कॉस कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, तो सेकंड में और थर्ड में। साइन भी निगेटिव है, ये थर्ड में और फोर्थ में। तो कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड। थर्ड के लिए हम यूज करते हैं 180 प्लस थीटा, तो जानते हैं 45 डिग्री में आएगा, यानी कि अल्फा का काम 180 प्लस 45 करेगा। तो इसका नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा एक्स कॉस 225 प्लस वाई साइन 225 बराबर, देखो यहाँ पे हम लोगों ने 2/√2 किया था, तो कट के √2 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा एक्स कॉस 225 प्लस वाई साइन 225 बराबर √2। तो ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म में बदलना, नॉर्मल फॉर्म निकालना। ठीक है, इसका और एक छोटा छोटा रिजल्ट को डायरेक्ट आप बना सकते हो। जैसे हमने बोला y + 3 बराबर 0, इसका नॉर्मल फॉर्म क्या होगा बताइए। तो हम बोलेंगे देखिए ये तो छोटा सा इक्वेशन है, छोटा सा लाइन है, ये मतलब इक्वेशन तो छोटा सा है, तो इसका हम डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। y + 3 का मतलब हुआ y बराबर -3, y एक्सिस पे -3 मतलब ये नीचे, यहाँ ये लाइन ऐसे जाएगा। अब देखो ये लाइन है, ये ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है, तो ये लेंथ हमारा 3 हो गया, क्योंकि ये 3 यूनिट पे नीचे बोला था। और ये नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ यहाँ से यहाँ तक एंगल अगर हम मेजर करेंगे तो देख सकते हैं 270, यानी इसका इक्वेशन लिखेंगे एक्स कॉस 270 वाई साइन 270 बराबर 3। तो ये हो गया इसका नॉर्मल फॉर्म। तो ऐसे नॉर्मल फॉर्म लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो रहेगा x + 5 बराबर 0। अब इसी को अगर हमको करना होगा, इक्वेशन बनाना होगा, तो x + 5 बराबर 0 का मतलब हुआ x बराबर -5। तो x एक्सिस पे -5 मान लीजिए कहीं यहाँ है। अब ये दूरी -5 कहने का मतलब 5 यूनिट है, और ये लेंथ जो है x के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो x कॉस 180 प्लस वाई साइन 180 बराबर 5, ऐसे नॉर्मल फॉर्म लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नॉर्मल फॉर्म भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले रिजल्ट की ओर। देखो अब जो है इसके बाद का रिजल्ट, ये भी कई बार काम आता है। जैसे कोई लाइन है ना, जैसे मान लो एक लाइन है जिसका एक्स और वाई एक्सिस के बीच का जो पोर्शन है, उस पोर्शन में मिड पॉइंट आपको पता रहेगा। मतलब एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट हमको, पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस, दोनों एक्सेस के बीच में जो पोर्शन है, उस पोर्शन का, उस पार्ट का हमको मिड पॉइंट पता है। मान लो कि x1 y1 हमको पता है। ठीक है, और बोला जाएगा कि इसका इक्वेशन लिखो, तो आप सिंपल याद रखना x/x1 प्लस y/y1 बराबर 2। यानी किसी लाइन का अगर हमको इंटरसेप्टेड पोर्शन का मिड पॉइंट, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का जो मिड पॉइंट है वो पता है, तब इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, x/x1 प्लस y/y1 बराबर 2। तो ये भी काम आता है। अब देखो इसके बाद का रिजल्ट क्या है, देखिए अगर हमको कोई लाइन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और इसी के पैरेलल हमको दूसरा लाइन लिखना है, तो लाइन पैरेलल टू इतना विल बी, मतलब एक लाइन दिया हो और उसके पैरेलल हमको दूसरा लाइन लिखना हो,
तो क्या करेंगे, एक्स वाई जो है वो सेम रखेंगे, बस कांस्टेंट एक नया आ जाएगा के। तो अगर हमको किसी लाइन का इक्वेशन मालूम हो और उस लाइन के पैरेलल हमको कोई दूसरा लाइन लिखना होगा तो एक्स वाई सेम टू सेम रखना, ठीक, और कांस्टेंट है वो नया ले आना, ठीक है। अब इस कांस्टेंट के लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तुमको दिया रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला ये याद रखना, जैसे कि हमने लिखा x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, इसके पैरेलल कोई लाइन लिखो तो पैरेलल बोलेगा तो ये पोर्शन सेम रहेगा, यहाँ कांस्टेंट कर देंगे के, और इसके बारे में बोल देगा कि ये जो है 2,3 से पास कर रहा है, तो x और y के जगह 2, 3 रख के हम के निकाल सकते हैं। तो ये पैरेलल के लिए आपको याद रखना है। अब देखो, मान लो इसी लाइन के परपेंडिकुलर हमको लिखना रहेगा, मतलब एक लाइन का इक्वेशन लिखना है परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी एक लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो उसका इक्वेशन हमको लिखना है, ठीक ना। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है उसको बदलेंगे, यानी b के जगह a आ जाएगा, a के जगह b चला जाएगा, ठीक है। और साथ में बीच का साइन आपको चेंज कर देना, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और कांस्टेंट तो नया रखना ही होगा। यानी कि एक लाइन हमको अगर इक्वेशन दिया है किसी लाइन का, उस लाइन के हमको परपेंडिकुलर कोई दूसरा लाइन लिखना होगा तो एक्स वाई का कोफिशिएंट बदल देना, बीच का साइन बदल देना और नया कांस्टेंट ले आना, ठीक है। तो इस पे जैसे एग्जांपल बताते हैं, देखो बोलेगा उस लाइन का इक्वेशन लिखिए जो कि परपेंडिकुलर है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 एंड पासिंग थ्रू, पास कर रहा है, पासिंग थ्रू 2,5, यानी कि एक लाइन का इक्वेशन लिखो जो उससे उसके परपेंडिकुलर है और किससे पास कर रहा है, 2, 5 से। तो हमने पढ़ा है इसके परपेंडिकुलर है तो ये दोनों बदल जाएगा, तो हमारा एक लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x, ये हो जाएगा y, बीच का साइन माइनस है तो प्लस है, यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये किससे पास कर रहा है, 2, 5 से, तो 2, 5 इसको सेटिस्फाइड करेगा, x के जगह 2, y के जगह 5 प्लस k बराबर 0, तो ये 9 हो जाएगा, तो k बराबर -9, तो 2x प्लस y माइनस 9 बराबर 0। तो ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा आपको अगर एक लाइन दिया है उसके पैरेलल लिखना हो या परपेंडिकुलर लिखना हो, ठीक है। पढ़ते हैं अगले रिजल्ट की ओर, देखिए अगला रिजल्ट क्या है, वो भी काम आएगा आपको। देखो अब जो है थोड़ा इक्वेशन से हम आगे बढ़ेंगे, और इक्वेशन से आगे बढ़ने के बाद हम कुछ रिजल्ट पे बात करेंगे। तो अगला रिजल्ट है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने को लेकर के, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना। जैसे कि मान लो दो लाइन, अगर आपको दो लाइन का इक्वेशन पता है, वो दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करना है, कर रहा है, उस पॉइंट का पता लगाना है, तो कैसे लिखेंगे, तो आफ्टर सॉल्विंग दियर इक्वेशन, यानी उसके इक्वेशन को तुम सॉल्व कर लो, आफ्टर सॉल्विंग दियर इक्वेशन, उसके इक्वेशन को सॉल्व करो, तो सॉल्व करने से तुमको वो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट का पता चल जाएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, सॉल्व करके। इसी में अगर मान लो 3 लाइन है, तीनों का इक्वेशन तुमको पता है, ठीक है, 3 लाइन है, तीनों का इक्वेशन तुमको मालूम है, और बोलेगा प्रूफ करो कि ये तीनों लाइन एक बिंदु पे कट करता है, ये तीनों लाइन एक बिंदु पे कट कर रहा है, ऐसा तुमसे पूछ रहा है। तो जब 3 लाइन एक ही बिंदु पे कट करे तो उसको बोलते हैं कंकरेंट लाइंस, ठीक है। तो जैसे ये 3 लाइन है, L1 है, L2 है, और दोनों के इंटरसेक्शन से तीसरा लाइन पास कर रहा है L3, तो ये तीनों लाइन जब एक बिंदु पे कट करे तो हम लोग उसको बोलते हैं कंकरेंट लाइंस। और तीनों का अगर हमको इक्वेशन पता रहे तो हम चेक कर सकते हैं कि वो कंकरेंट है कि नहीं। कैसे, 2 को आप सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने से जो भी पॉइंट आएगा, है ना, एक्स वाई का जो भी वैल्यू आएगा उसको इस इक्वेशन में रख करके देख लीजिए, सेटिस्फाइड कर गया तो कंकरेंट है, नहीं किया तो नहीं है। या सीधा सीधा डिटर्मिनेंट निकाल लो,
अगर इनके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो ये तीनों लाइन क्या हो जाएगा, कंकरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको काम आएगा, इसको आपको कंकरेंट के लिए ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले रिजल्ट की ओर। अगला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस, देखिए जैसे मान लो अगर दो लाइन है, दोनों का इक्वेशन हमको पता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी ऐसा लिखा है, ये है a1x b1y c1, और दूसरा लाइन है L2, इसका भी हमको पता है a2x b2y c2 बराबर 0। अब ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से तो हजारों लाइन पास कर सकता है कि नहीं। ये दो लाइन है, इसके इंटरसेक्शन से ये भी लाइन गुजर गया, ये भी लाइन गुजर गया, ये भी गुजर गया, तो यानी दो लाइन के इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है। तो इनके इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो लाइन होगा उसका इक्वेशन अगर हमको लिखने के लिए कहा जाए तो हम इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0। यानी दो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, उसके इंटरसेक्शन से जो तीसरा लाइन पास करेगा वो हम कैसे निकालेंगे, L1 के जगह पहला का इक्वेशन रख देंगे, बस दोनों के इक्वेशन को जोड़ना है। ठीक है, अब बीच में लेमडा लगा देना। अब इस लेमडा के लिए कुछ ना कुछ हिंट आपको दिया रहेगा। तो पहले तो फिलहाल अभी हम फॉर्मूला याद कर रहे हैं, तो पहले फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइन्स। देखो लेमडा के जगह बदल बदल के नंबर आएगा तो नया नया इक्वेशन आते जाएगा, तो यानी इसमें हजारों लाइन का इक्वेशन छुपा हुआ है। तो इस किस चीज के लिए है, तो जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट किया तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो भी लाइन गुजरेगा उसका इक्वेशन लिखने के लिए ये रिजल्ट है। ठीक है, अब इसके हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अगला रिजल्ट देखते हैं। अगला रिजल्ट है आपका डिस्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, डिस्टेंस निकालने से लेकर के फॉर्मूला है। देखिए जैसे कोई भी पॉइंट हमको पता है, मान लो x1 y1, ठीक है, और एक लाइन का इक्वेशन हमको पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस पॉइंट से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमको निकालना हो तो निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यानी ये क्या है, किसी पॉइंट से लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालने के लिए काम आता है। क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल इस पॉइंट को एक्स वाई की जगह रख देना है। तो ax1 by1 प्लस सी, अब बटा में अंडर रूट ए और बी यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है भाई तुम्हारा किसी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। पॉइंट को उठाओ, एक्स वाई की जगह रखो, बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ये हो गया डिस्टेंस किसी पॉइंट से, अगर वो पॉइंट ऑरिजिन है तो अगला जो फॉर्मूला है वो हमारा ऑरिजिन से रिलेटेड है, वो देख लो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है ना, ऑरिजिन से अगर हमको निकालना होगा तो यानी कि ऑरिजिन से किसी लाइन का डिस्टेंस बताना है, तो अभी हमने पढ़ा है जिस पॉइंट से बताना है उस पॉइंट को इसके इक्वेशन में रखिए। जैसे x1 y1 से बताना था तो एक्स वाई के जगह x1 y1 रखे, ऑरिजिन से बताना होगा तो x1 y1 के जगह 0 यानी एक्स वाई के जगह 0 0 रखेंगे, तब क्या हो जाएगा मॉड सी। अच्छा इसमें मॉड जरूर लगाएंगे, डिस्टेंस है ना, तो मॉड लगाने के साथ आंसर बोलेंगे, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मॉड सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है आपका डिस्टेंस किस चीज का, किसी भी लाइन का ऑरिजिन से डिस्टेंस, मॉड सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी के बाद हम लोग जानते हैं अगर हमको दो लाइन आया और दोनों पैरेलल लाइंस है ना, जैसे ये L1 लाइन है L2 लाइन है, दोनों पैरेलल है। पैरेलल में हमने पढ़ा एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम होगा, कांस्टेंट अलग होगा।
तो मान लो कि हमारा यहाँ पे दो लाइन लिखा हुआ है ax by और c1 है, यहाँ लिखा है c2। बोलेगा इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए मॉड लिखेंगे c2 माइनस c1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है आपका दो पैरेलल लाइंस के बीच का अगर हमको डिस्टेंस बताना है तो मॉड c2 माइनस c1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है आपका दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो ये डिस्टेंस में तीन फॉर्मूला काम आएगा, इसको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट फॉर्मूला की ओर, जो इसमें आता है वो है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जैसे कोई पॉइंट होगा, मान लो x1 y1 और एक लाइन का इक्वेशन हमको पता रहेगा, ठीक है, ये लाइन है, इसका इक्वेशन हमको मालूम रहेगा और एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से जो हम इस पे परपेंडिकुलर खींचे तो इस m को हम इसका क्या बोलेंगे, फुट बोलेंगे। तो पॉइंट से लाइन जो हम ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, इसका एंड पॉइंट क्या कहलाएगा, फुट। तो मान लो ये फुट है अल्फा बीटा, या मान लो इस फुट का नाम है x2 y2, ठीक है, मान लीजिए ये है आपका x2 y2। तो अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करना है, देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए इस रिजल्ट को याद कर लेना, x2 माइनस x1 अपॉन a y2 माइनस y1 अपॉन b बराबर माइनस इस पॉइंट को जो हमको पता है जहां से परपेंडिकुलर खींच रहे हैं उसको इसमें रखना, ax1 by1 प्लस c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर किसी पॉइंट से अगर हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो एंड पॉइंट को हम बोलेंगे फुट, x2 y2 नाम है उसका, तो यहाँ x2 के जगह कुछ नहीं, y2 के जगह कुछ नहीं, x1 y1 के जगह ये गिवन पॉइंट, a के जगह ये, b के जगह ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो एक नंबर आएगा, तो इसको इससे बराबर करके a को उधर भेजेंगे तो यहाँ से, और x1 उधर ऐड होगा तो यहाँ से x2 निकल जाएगा, फिर इसको एक बार फिर इसके साथ बराबर करेंगे तो यहाँ से y2 निकल जाएगा। तो ये है तुम्हारा फुट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे ये फुट है तो इतना ही, अब ये लाइन अगर मिरर की तरह काम करेगा तो इतना ही नीचे इमेज भी बनेगा। तो ये हो गया फुट और इसके ठीक नीचे क्या बन रहा है, ये इमेज। तो अगर हमको इमेज निकालना होगा, है ना, तो अगर मान लो P है x1 y1, n है इसका इमेज, n जो है इसका क्या है, इमेज है x2 y2। तो इमेज निकालने के लिए क्या करना, x2 माइनस x1 बटा a y2 माइनस y1 बटा b। फुट और इमेज में बस थोड़ा सा का अंतर है, यहाँ अगर इस रिजल्ट में 2 लगा देंगे तो इमेज का फॉर्मूला आ जाएगा 2, बाकी वही ax1 by1 प्लस सी अंडर रूट नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फुट और इमेज में बस इमेज के लिए यहाँ 2 लगाना है, फुट को ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये फॉर्मूला आपका इमेज निकालने के लिए है, बहुत काम आएगा, इसको याद रखना है, ठीक है। तो देखो मेनली यही रिजल्ट है, इसको याद कर लोगे तो फिर स्ट्रेट लाइन का ऑलमोस्ट सारा रिजल्ट क्लियर हो गया। अब जो क्वेश्चन आता है इसी में 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के आता है, लेकिन इक्वेशन स्लोप से रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड, फैमिली ऑफ लाइन से रिलेटेड ही ज़्यादा काम आता है, इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट है नहीं। बस यही सब आपको याद रखना है, स्ट्रेट लाइन का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किया इस वीडियो में। अगले वीडियो में देखेंगे कुछ और 11th के हिसाब से देखा जाएगा, कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। तो चैनल से जुड़े रहिए, नए नए टॉपिक्स को सीखने के लिए, अलग तरीके से सीखने के लिए, है ना। चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब